अभी आपने यहाँ पर देखा 129 जो हैं वो एनडीए के पक्ष में वोटिंग हुई है। और इससे पहले, वोटिंग से पहले विपक्ष ने एक तरह से वॉकआउट कर दिया पूरी इस वोटिंग प्रक्रिया से। और अभी नियम जो है वो बताए जा रहे हैं, हेड काउंट एक तरह से किए गए और उस हेड काउंट में 129 हेड काउंट हुए हैं, यानी कि एनडीए के पक्ष में 129 वोट जो हैं वो पड़े हैं। और वहीं विपक्ष ने, यानी कि आरजेडी ने और कांग्रेस ने इस पूरी वोटिंग प्रोसेस जो था, इस पूरी प्रक्रिया का बहिष्कार किया, वॉकआउट कर दिया। लेकिन उससे पहले सम्राट चौधरी से लेकर नीतीश कुमार को सुना। और नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, खासतौर पर सम्राट चौधरी की अगर बात की जाए तो एक तरह से वो डराने, धमकाने और धमकियां देते हुए वो नजर आए सदन में। देख लेने तक की उन्होंने यहां पर धमकी दी। नीतीश कुमार को ये लग रहा था, वो बहुत संयमित ढंग से अपनी बात कह रहे थे कि हम आपका भी ख्याल रखेंगे, आप भी अपनी परेशानियों को लेकर आइएगा और हम सबके साथ हैं, सबके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन उनके पास बहुत कुछ कहने के लिए नहीं था, ना उनके पास शब्द थे, ना कहने के लिए बातें थी। मैं जैसे पहले कह रही थी कि तेजस्वी ने लगभग 40 मिनट से ज्यादा का भाषण दिया, वहीं अगर नीतीश कुमार को देखें तो उनके पास अल्फाज नहीं थे अपने आप को डिफेंड करने के, सिवाय ये कि वो 2005 से पहले की ही वही रटा रटाया राग जो है वही अलापते हुए नजर आए। और एक तरह से लास्ट में उन्होंने भी धमकी ही दी है, जिस तरह के अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया है। जय श्री राम के नारे लगे हैं अभी यहां पर असेंबली में। और जैसे ही ये विश्वास प्रस्ताव जो है वो एनडीए के पक्ष में 129 वोटों के साथ वो पास हुआ है। अमनेंदु जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया दोनों ही चीजों को लेकर, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार का बयान, और ये शायद तय हो गया था, ये बहुत देर से लग रहा था कि नंबर जो है वो जुटा लिए गए हैं, जिसमें वो माहिर है भारतीय जनता पार्टी, जैसे भी करके, डरा के, धमका के, पुलिस भेज के, सब कुछ करके। लेकिन इस सब में एक मुखौटा उतरा है और ये साफ तौर पर ये पता चला है कि कितने डरे हुए हैं दिल्ली के शासक, और वही दिल्ली के शासक के जो नुमाइंदे हैं जो बिहार में बैठे हैं वो, कि लगातार आप ये देखिए कि कल रात से जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, आज दिन भर जो चली, वो सबने देखी है। लोकतंत्र में क्या क्या हुआ है वो सबने देखा है, स्पीकर को हटाने से लेकर और ये पूरी प्रक्रिया। उस तरह से सम्राट चौधरी और लास्ट में नीतीश कुमार धमकाते हुए नजर आए, उसको कैसे देखते हैं आप? जी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन जो है वो एक तरीके से कहा जाए वो बुरी तरीके से इस मामले में विफल रहा कि उनके यहाँ से टूटन जबरदस्त तरीके से हुई। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 129 का बताया जा रहा है कि साहब उनको वहाँ बहुमत में मत पड़े, तो सम्राट चौधरी किन विधायकों को धमका रहे थे? सम्राट चौधरी अपने जिन विधायकों को बाकायदा कह रहे थे कि हमारे जो विधायक गायब हैं, एक एक की फाइल खोलूंगा, तो वो किन विधायकों को धमका रहे थे? अगर 129 वोट जो है वो ये पड़े हैं, चूंकि विपक्ष वॉकआउट कर गया तो इसलिए आप उसको 129 गिन लीजिए और चाहे 140 गिन लीजिए। भाई आप 240 भी गिन सकते थे, रोक कौन रहा था आपको? वहाँ गिनने वाले आप ही बचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये 129 का आंकड़ा जो है ये संशय के घेरे में 129 थे भी कि नहीं थे, चूंकि स्पीकर के खिलाफ जो मत पड़े उसमें 125 मत पड़े हैं आपके समर्थन में। तो ये 2 घंटे के अंदर आपकी ये कहां से 4 वोट पड़ गए? तो ये संशय के घेरे में पहली चीज। यहां सबसे बड़ी बात जो वो यही साबित हुई है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार अपने विधायकों को एकजुट रखने में नाकामयाब साबित हुए हैं। सरकार बचाने में भले ही कामयाब हो गए हो, लेकिन नीतीश कुमार के पास आज कुछ कहने के लिए नहीं था, इसलिए नीतीश कुमार इधर उधर की तमाम बातें कर रहे थे और ज़्यादा समय नीतीश कुमार बोले भी नहीं। मुश्किल से 5 या 7 मिनट जो बोले हैं उसमें भी वो दोषारोपण और एक तरीके से कहा जाए वो धमकी देने का ही काम करते रहे। हालांकि शुरू में उन्होंने जो था वो सौम्य बनने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की हम सबके साथ मिलकर काम करेंगे और किसी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि उनके पास ये बताने के लिए कोई रास्ता नहीं था कि उन्होंने महागठबंधन के साथ अपना नाता तोड़ा क्यों, तो फिर उन्होंने कहा कि हमको ये मालूम पड़ा कि जो है कोई यहाँ लोग खा कमा रहा था। यानी नीतीश कुमार ने एक तरीके से पिछले 18 सालों के दौरान भारतीय जनता पार्टी को एक क्लीन चिट देने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ईमानदार है। कुल मिलाकर के नीतीश कुमार के आज के इस घटनाक्रम का जो लब्बो लबाव है वो यही निकल करके आता है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को क्लीन चिट देने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी और जनता यूनाइटेड
अपने विधायकों को एकजुट रखने में नाकामयाब रहे। अगर रात में दिल्ली के इशारे पे जो एक्शन हुए वो सब नहीं हुए होते तो ये सरकार हर हाल में गिर चुकी थी, ऐसा समझा जा सकता है। चूँकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरीके की रात में खबरें आई, उनसे ये समझा जा सकता है। यानी कि नीतीश कुमार अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन पुलिस के दम पे जो है वो ये सरकार बचाने में कामयाब हुए हैं। आप इसको इस तरीके से ले सकती हैं बुशरा जी, चूँकि जिस तरीके से रात में पुलिस के एक्शन हुए हैं, विधायकों की धरपकड़ हुई है, तेजस्वी यादव के घर पर छापे पड़े हैं, वहाँ से विधायक को ले जाया गया है, और वो विधायक जो है बड़े बुझे मन से, आपने देखा कि विधानसभा के अंदर बैठे हुए थे। जब चेतन आनंद का नाम लेकर के तेजस्वी यादव ने टिप्पणी की, चेतन आनंद का चेहरा आप पढ़ सकती थी, चेतन आनंद के मन मस्तिष्क में चल क्या रहा था। तो कुल मिलाकर के आज तेजस्वी यादव ने एक तरीके से कहा जाए नैतिक तौर पर नीतीश कुमार के सामने जबरदस्त चुनौती पेश की है। सम्राट चौधरी बातें कुछ भी कर रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के बीच के जो कंट्राडिक्शंस थे, उनको भी तेजस्वी यादव ने बहुत सलीके के साथ सामने पेश किया है। और नीतीश कुमार भले ही सरकार बचाने में कामयाब रहे हो, लेकिन नैतिक तौर पर नीतीश कुमार हारे हुए नजर आ रहे हैं बुशरा जी। जी बिल्कुल, और पूरी बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो सब लोग बॉडी लैंग्वेज ही पढ़ते हैं ना। हमेशा ये बताया जाता है कि देखिए वो कितने कॉन्फिडेंट हैं, किस तरह से बात करते हैं, कैसे चलते हैं, सब कुछ बताया जाता है। अगर नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज आज देखें तो बेहद हताश और निराश वो नजर आ रहे थे। जीतने के बावजूद भी एक जीते हुए नेता का ना तो चेहरा था और ना ही बॉडी लैंग्वेज थी। शुरू में आप ये देखिए कि जब आप असेंबली में हैं, वहां पर विपक्ष के नेता हैं, इतनी इंपॉर्टेंट वहां पर बात हो रही है, टीका टिप्पणी तो की जाएगी। वो अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, तो उस पर वो जरूर आपको टोकेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि उसी में वक्त को एक तरह से जाया करते हुए नजर आ रहे थे नीतीश कुमार। बहुत कुछ कहने के लिए नहीं था। 2005 से पहले की बात करते हुए नजर आए, देख लेने की बात करते हुए नजर आए। उनके पास ये कहने के लिए नहीं था कि अरे भाई आप गए तो गए क्यों, तेजस्वी के साथ आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर आपने सरकार क्यों बनाई, क्यों ये महागठबंधन बनाया, और क्यों अब आप वापस चले गए। ऐसा आपने उनमें क्या देखा था और अब वापस उनमें क्या आपने देखा कि आपने इतनी जल्दी जो है वो पाला पलटा है? क्या आप डर गए हैं, आपको डराया गया और अब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आप अपना फेस सेविंग नहीं कर पा रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ अगर हम तेजस्वी यादव को देखें तो तेजस्वी यादव के पास बिल्कुल आप ये देखें एक साफ शफाफ उनका चेहरा, और वो जिस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे थे, एक तरह से पानी पिलाया उन्होंने इन बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को, खासतौर पर बीजेपी के नेता और नीतीश कुमार की खासतौर पर मैं बात करूं तो पानी पिलाते हुए नजर आए। जिस तरह की सीधा उन्होंने वार किया है और सीधे तौर पर उनको एक तरह का लाजवाब बना दिया कि उनसे जवाब देते नहीं बन रहा था। और यही दिखाता है कि इस पूरे पीरियड में तेजस्वी यादव किस तरह के एक परिपक्व नेता के तौर पर उभरे हैं। अमलेंदु जी, ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगी कि अभी हो सकता है कि ये बैटल आप किसी भी तरीके से बाय हुक बाय क्रुक आपने ये जीत ली हो। आपके पास धन बल सब कुछ मौजूद है, पुलिस आपके पास है, एजेंसीज आपके पास है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल के आप नेताओं को डरा धमका कर अपने पाले में नहीं ला सके। 3 एमएलए की बात हो रही है, लेकिन उनका भी बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। हमारे प्रोग्राम में लगातार आपने बताया भी कि उनके किस वजह से वो वहां पर बैठे हुए नजर आए, लेकिन अदरवाइज देखें कि लग रहा था एक बड़ा चंक चला जाएगा, कुछ बिल्कुल पार्टी टूट जाएगी, जो पार्टी तोड़ने में जो पार्टी माहिर है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। बल्कि आप ये देखें कि अपनी ही पार्टी यानी कि जेडीयू बीजेपी से जो नेता नहीं थे वहां पर, उनको बाकायदा तौर पर आप धमका रहे हैं, उनकी फाइल खोलने की धमकी दे रहे हैं। ये खुले तौर पर सदन में हो रहा है, असेंबली में हो रहा है, और एक उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है लोकतंत्र के लिए। पुष्पा जी, एक तो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक चीज़ होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए तो शर्मनाक नहीं है, और ये नीतीश कुमार के लिए अब शर्मनाक नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पलटियां मारी हैं, तो वहाँ पर कोई शर्मनाक और शर्म वाली बात तो कोई अब रही नहीं जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा ही जो है वो यही है, जो चीज़ें सामने आई हैं। आप बताइए कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी ही पार्टी के विधायकों को धमकी दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे विधायकों को कितनी धमकियाँ दी गई होंगी। यहाँ प्रश्न ये है कि आप अपनी पार्टी के विधायकों को धमकी दे रहे हैं कि आपकी हम फाइलें खुलवा देंगे, तो दूसरे दल के जो विधायक हैं, आपने उनको कितनी धमकियां दी होंगी। सरकार में आप हैं, प्रशासन आपके पास है, एजेंसियां आपके पास हैं, धमकी देने का अधिकार आपके पास है, तो धमकियां आप ही दे रहे हैं। और इन धमकियों के बावजूद अगर
आप विपक्ष को नहीं तोड़ पाए किसी भी तरीके से, तो ये कुल मिलाकर के आपका फेल्योर है, जबरदस्त फेल्योर है। यानी पुष्पा जी, मैं समझता हूं कि 2014 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो सरकार में है, उनके विधायक जो है किसी विश्वास मत के परीक्षण में सदन से गायब हुए हैं, वरना तो दूसरे लोगों के ही खरीदे हैं विधायक जो है वो। एक तरीके से देखा जाए, आप जो देखिए, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो एक ब्लैक पेपर जारी किया सरकार के 10 सालों का लेकर के, उसमें भी बकाया बताया किस तरीके से पिछले 10 सालों में 410 से ज़्यादा विधायक जो भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त किए। आप यहाँ खरीद फरोख्त करने में भी विफल रहे, धमकाने में भी आप विफल रहे। ये कुल मिलाकर के जो मुझे लगता है कि बड़ी जो है वो फेल्योर भारतीय जनता पार्टी की, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं उनकी जो है ये सामने एक तरीके से आई है। अब यहाँ देखिए कि हुआ क्या है कि सम्राट चौधरी भी जो हमला कर रहे थे, वो एक तरीके से देखा जाए वो परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं हमला वो नीतीश कुमार के ऊपर भी हमले थे। वो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ जो है तेजस्वी यादव के ऊपर हमला कर रहे हो, वो नीतीश कुमार के ऊपर भी एक तरीके से हमले थे। यानी कि ये सरकार बच भले ही गई हो, लेकिन ये सरकार चल कितना पाएगी इसके बारे में अभी संशय बरकरार है। और इस सरकार को नीतीश कुमार गिराएंगे कि भारतीय जनता पार्टी गिराएगी, अब इंतजार इस बात का करना है। मुझे लगता है कि जो जो दिन गुजरेगा, हर दिन के साथ ये संशय बने रहेंगे कि ये सरकार आगे काम कर पाती है कि नहीं कर पाती है। राज्यसभा का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से समर्थन वापस लेती है या नीतीश कुमार खुद जो है वो जाकर के अपना इस्तीफा सौंपते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से वहाँ एक तरीके से कहा जाए एक ऑफर जो दिया, यानी जदयू के विधायकों को, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जब जनता के बीच जाएंगे तब जाके आप क्या कहेंगे, ये जो कहा। और फिर कहा कि हम आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे। यानी कि तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीति एकदम से स्पष्ट कर दी है। और तमाम मसलों के ऊपर अब जिस जातिगत जनगणना की बात हुई, उस जातिगत जनगणना की बात नीतीश कुमार के वो मंत्री जो है वो विजय चौधरी वो तो कर रहे थे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी उस जातिगत जनगणना को स्वीकार करेगी जिसको अमित शाह जाकर के कहा थे कि ये फर्जी है, इसमें फर्जी आंकड़े दिए गए हैं? तो ये तो मतलब एक तरीके से कहा जाए तेजस्वी यादव ने तमाम उन सारे मसलों को विधानसभा के अंदर फ्लोर पर रखा, जिससे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के बीच कंट्राडिक्शंस बढ़े और दोनों एक दूसरे को डिफेंड करने की स्थिति में ना रहे। तो उनमें जातिगत जनगणना एक इसी तरीके का मसला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू दोनों एक दूसरे को डिफेंड करने की स्थिति में नहीं होंगे। इसी तरीके से नौकरियों के मसले पे भी दोनों एक दूसरे को डिफेंड करने की स्थिति में नहीं थे। सम्राट चौधरी ने जो बातें की वो कुल मिलाकर के ये थी कि साहब हमने वादा किया था, तो आपने वादा किया था, आप नीतीश कुमार के साथी तो थे, आपने क्यों नहीं नौकरियां दे दी थी? तो ये सवाल मतलब एक तरीके से कहा जाए कि तेजस्वी यादव आज इसके जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए और 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी लाइन लेंथ को लंबी खींच चुके हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी की लाइन के आगे काफ़ी छोटे नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उस लाइन को क्रॉस करने की स्थिति में दिखाई नहीं पड़ रही है। सरकार भले ही नीतीश कुमार ने बचा ली हो, तेजस्वी यादव और महागठबंधन सदन से वॉकआउट कर गया हो, लेकिन कुल मिलाकर के इस सरकार ने विश्वास मत जीता है, लेकिन विश्वास खोया है जनता का। बुशरा जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो लास्ट लाइन बोली है वही इस सब का समअप है, एक लुबे लुबाब है कि जो विश्वास मत आपने जरूर जीत लिया हो, लेकिन विश्वास एक तरह से जनता का आपने खोया है और इसीलिए जनता सड़कों पर है। मशाल जुलूस जो निकाला गया वो भी सबके सामने है और जनता एक तरह से ये नजर आ रही है कि भाई हमें नौकरियां मिल रही थी, हम खुश थे, वो खुशियां हमसे क्यों छीनी जा रही हैं? क्योंकि 2 करोड़ नौकरियों का वादा प्रधानमंत्री ने जो किया था, जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू है, वो तो हवा ही निकला। तमाम जुमले निकले, किसानों से लेकर सबके साथ क्या कुछ किया जा रहा है वो सबके सामने है। आखिर किस मुंह से नीतीश कुमार जनता के बीच में जाएंगे, आखिर किस मुंह से वो वोट मांगेंगे? या एक तरह से नीतीश कुमार को ये समझना चाहिए कि लगातार नीतीश कुमार का वोट परसेंटेज, उनके एमएलए की जो संख्या है वो किस तरह से घटती हुई जा रही है। और अगर हम ये देखें भारतीय जनता पार्टी का पूरा हम चाल चरित्र देखें तो किस तरह से या तो वो पार्टियों को तोड़ती है जो उनके साथ नहीं मिलती हैं, जो उनके साथ होती हैं उन पार्टियों की अहमियत ही पूरे तरीके से खत्म कर दी जाती है। और ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं, पंजाब से लेकर महाराष्ट्र से लेकर शिवसेना से लेकर तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। तो ये नीतीश कुमार को भी पता है कि उनके साथ आगे क्या होने जा रहा है। राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा के चुनाव, उसके बाद सीधे तौर पर पता चल जाएगा, क्योंकि कोई नेशनल लीडर तो नीतीश कुमार बनने नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार तो बिहार की सियासत कर रहे हैं और लगातार ये जो कहा जा रहा था कि देखिए अगर आप इंडिया गठबंधन के साथ होते, जैसा कहा था अखिलेश यादव ने
कि आपकी प्रबल दावेदारी थी या एक पॉसिबिलिटी थी कम से कम कि आप प्रधानमंत्री बन सकते थे या उस चेहरे के तौर पर उभर सकते थे। अब आप क्या हैं? आप सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के पपेट के रूप में काम करते हुए नजर आएंगे बिहार में। इतनी ही अब आपकी वैल्यू रह गई है। और लगातार आप ये देखें कि सियासत में क्या कुछ होता है। वो नीतीश कुमार जब सेक्स एजुकेशन पर जब बात कर रहे थे असेंबली में, तो किस तरह से बीजेपी की जो नेता हैं महिला, वो चाहे बिहार में हो चाहे वो दिल्ली में बैठी हो, और पूरे नेशनल पर देखें तो किस तरह से कुछ तो रोती हुई नजर आई थी, बाकायदा तौर पर प्रदर्शन किए गए थे। अब वो कैसे नीतीश कुमार के साथ काम करती हुई नजर आएंगी? उस जातिगत जनगणना का क्रेडिट जो जेडीयू ले रही है, क्या वाकई में बीजेपी उनके साथ मिलकर उस क्रेडिट को लेगी, वो जिसको वो फ्रॉड बता रहे थे, जिसको वो झूठा बता रहे थे, जिसको वो काल्पनिक बता रहे थे? तो यही सियासत ही साफ तौर पर सामने नजर आ रहा है कि किस तरह से लोगों का जो मत है उसकी ठगी की जा रही है, उसको लूटा जा रहा है, उनके विश्वास के साथ किस तरह का खेल हो रहा है, ये पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर देखने के लिए मिल रहा है। तो साफ तौर पर अमलेंदु जी, अब यहां से अगर आगे का रास्ता हम देखते हैं तो तेजस्वी के लिए रास्ता बहुत ब्राइट नजर आता है। वो ना सिर्फ बिहार के बल्कि एक नेशनल लेवल पर एक बड़े नेता, एक युवा नेता जो देश को जरूरत थी उसके तौर पर वो उभरे हैं, और कहीं ना कहीं पर लालू प्रसाद यादव के एक सही वारिस के तौर पर भी उभरे हैं, जिन्होंने आइडियोलॉजिकली कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी बीजेपी जैसी ताकत के आगे वो झुके नहीं। ना सिर्फ लालू प्रसाद यादव ने अपना करियर, अपनी सेहत, अपनी एक तरह से जान तक उन्होंने दांव पर लगा दी, लेकिन उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि सत्ता की मलाई वो चाट लें, इसलिए उन्होंने कभी बीजेपी से किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई हाथ नहीं मिलाया। और ये जो लड़ाई है 2024 की, वैसे भी ये लड़ाई विचारों की ही लड़ाई है। ये तय करेगी कौन से विचार जिंदा रहने वाले हैं। नीतीश कुमार तो एक कन्फाइंड हो गए हैं, लिमिटेड, सीमित हो गए हैं, बस बिहार तक और बीजेपी के इशारों पर ही काम करते हुए वो नजर आएंगे। कितनी देर तक करेंगे, कितने दिनों तक करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी आगे अगर हम देखें तो ये जो महागठबंधन है वो सिर्फ बिहार, बल्कि अगर हम नेशनल लेवल पे भी देखें तो किस तरह की पॉसिबिलिटीज आपको फिलहाल नजर आती हैं? देखिए बुशरा जी, नीतीश कुमार के पहले मतलब विश्वास मत रखने के बाद तेजस्वी यादव ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने जिन जिन मुद्दों को उठाया वो एक तरीके से इंडिया गठबंधन के ही एक तरीके से कहा जाए वो मुद्दे थे जिनको उन्होंने सामने उठा करके रखा। और उन्होंने ये बात कही भी एक तरीके से कि भाई आप तो यहाँ जो थे वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते थे, आपने इंडिया गठबंधन बनाने के लिए जो था वो बात की थी और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत बनाना है, ये झंडा आपने उठाया था, उस झंडे को आपका भतीजा उठाएगा, ये तेजस्वी यादव ने कहा अपने संबोधन में। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का एजेंडा जो है वो तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि अभी भी जो है वो नीतीश कुमार का एजेंडा है, उसको उखाड़ा जाना है और उस एजेंडे को पूरा जो है वो तेजस्वी यादव करेंगे। ये एजेंडा उन्होंने तेजस्वी यादव ने बता दिया। तो ये एजेंडा बताने के पीछे मकसद ही ये है कि किसी भी तरीके से ये दोनों दलों के बीच में ये दरार डाली जाए कि दोनों दलों के बीच में मतलब आरजेडी, जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दूसरा, जिस तरीके से जिन मुद्दों को भी उन्होंने उठाया उन मुद्दों को लेकर के बार उन्होंने ये प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जो है इन मुद्दों को लेकर के आपस में उलझे। जिस तरीके से चूंकि जो जिन मुद्दों को लेकर के जनता दल यू क्रेडिट लेना चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी अभी तक उन तमाम मुद्दों का विरोध करती रही। तो ये तेजस्वी यादव ने एक वहां करने का प्रयास किया। दूसरा, तेजस्वी यादव ने जो दम ठोक करके कहा कि मैं लालू प्रसाद यादव का बेटा हूं और झुकूंगा नहीं, ये एक बड़ा चैलेंज और एक बड़ी चुनौती जो मुझे लगता है कि वो तेजस्वी यादव ने दी है। और ये सिर्फ जुबानी शब्द नहीं थे उनके, ये उन्होंने एक तरीके से साबित करके भी दिखाया कि तेजस्वी यादव जो है वो तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ना तो झुके हैं और ना डरे हैं। ये कल भी जिस तरीके से वहाँ पुलिस की कार्रवाई हुई, शासन प्रशासन की कार्रवाई हुई, जिस तरीके से दिल्ली के इशारे पर सब कार्रवाई हुई, उसके बावजूद अगर तेजस्वी यादव मजबूती के साथ डटे रहे और सिर्फ 3 विधायक जिनका एक तरीके से कहा जाए कि जो बैकग्राउंड है वो कुछ अलग तरीके का है, चेतन आनंद जो है वो बाहुबली आनंद मोहन सिंह के बेटे हैं, नीलम देवी जो है वो बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी हैं, तो इन बाहुबलियों की अगर बात छोड़ दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन के किसी भी विधायक को तोड़ने में विफल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के विधायक जो हैं वो सदन से गायब रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इस राजनीति में भी
जिस राजनीति की माहिर भारतीय जनता पार्टी समझी जाती है और जिसके माहिर जो है वो अमित शाह समझे जाते हैं ऑपरेशन लोटस के, तो उस ऑपरेशन लोटस के मुकाबले ऑपरेशन लालटेन जो तेजस्वी का चला वो ज़्यादा कामयाब होता हुआ दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के ज़्यादा विधायक जो हैं वो सदन से गायब रहे, जबकि आरजेडी के विधायक कम वहाँ से जो दूसरे खेमे में गए। तो कुल मिलाकर के ये जो परिस्थितियां बनी, इसने तेजस्वी यादव को एक वास्तव में बड़ा नेता बना करके लाया है। और जिस शालीन तरीके से तेजस्वी यादव ने सारी बातें रखी, तमाम मुद्दों की बातें करी, उन्होंने एक तरीके से कहा वो 2024 के चुनाव के लिए भी एक रूपरेखा जो है वो तैयार कर दी है कि 2024 में महागठबंधन बिहार में जो है वो किस तरीके से आगे जाने वाला है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लिए एक चुनौती महागठबंधन जो है वो बिहार में बनने जा रहा है। 2019 की परिस्थितियां किसी भी हाल में बिहार में अब नहीं समझी जा सकती हैं, ये समझा जा सकता है। बिल्कुल, और जिस तरह से तेजस्वी तो खुद ही कह रहे थे कि सिर्फ 12,000 वोटों का ही अंतर था, वरना वो बहुमत के पास थे, सबसे लार्जेस्ट पार्टी तो वो थे ही, लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, साफ तौर पर पता है कि किस तरह से वो धांधली जो है वो की गई। इसकी बातें लगातार तेजस्वी यादव आरजेडी जो है वो इल्जाम लगाते रहे हैं कि धांधली से दरअसल वो चुनाव जो है वो जीता गया है, और उसकी बात वो आज भी करते हुए नजर आए। तो साफ तौर पर यह है कि अगर पहले की भी बात करें तो एक तरह से जनमत जो है कहीं ना कहीं वो आरजेडी के फेवर में था। अगर आरजेडी की बात जो उन्होंने कही तेजस्वी यादव ने, अगर उसको देखें, और जाहिर सी बात है कि 2025 की रात तो बहुत मुश्किल होने जा रही है नीतीश कुमार के लिए, और उससे पहले तो बहुत बड़ा खेल होना बाकी है, क्योंकि लगातार बीजेपी की प्लानिंग तो यही है कि जेडीयू को पूरी तरीके से समेट दिया जाए, नीतीश कुमार को इतना छोटा कर दिया जाए कि आगे कभी वो इस मुख्यमंत्री पद की इस कुर्सी पर वो बैठ ही ना पाए और वो उस तरह से चैलेंज ना कर पाए। ये अभी उनकी मजबूरी है कि उन्हें नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ रहा है, लेकिन पता है कि अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इससे खुश नहीं है कि नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाया गया है। और अभी आप ये देखें कि मेरे साथ जयंत जुड़ गए हैं, जयंत जिज्ञासु आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ जुड़ गए हैं, और इसके साथ ही मेरे साथ शाहनवाज साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। दोनों मेहमानों का इस्तकबाल, स्वागत। जयंत, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। देखिए, इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि क्या हार कर भी तेजस्वी जीत गए हैं। पहली बात यह कि आपने वॉकआउट क्यों किया और आप वोटिंग प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं हुए। अभी ये बताया जा रहा है 129 जो हैं वो पक्ष में वोट पड़े हैं, वो उसको 129 से और ज्यादा भी बता सकते हैं क्योंकि वहां विपक्ष तो मौजूद ही नहीं था, और हेड काउंट जो है वो किए गए हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं थे जिसको हम देख सकते थे। तो ये वॉकआउट क्यों किया गया है, आज जो कुछ हुआ उसको आरजेडी किस तरह से देख रही है और आगे की फिर आपकी प्लानिंग क्या है? देखिए, ये कोई विश्वास का मत नहीं, विश्वासघात के मत की कवायद नीतीश जी की तरफ से हुई, और तेजस्वी जी ने अपनी पूरी तकरीर में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वो बिहार के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं और उनके सपनों का बिहार कैसा होगा। उन्होंने जो काम करना था और जनता ने जो काम सौंपा था वो 17 महीने में उन्होंने कर दिया, और बिहार की गली गली, बिहार के गांव गांव में बच्चे भी आपको ये कहेंगे कि सरकार का काम होता है सरकारी व्यवस्था को सुदृढ़ करना। तो उन्होंने अगले 30 वर्षों के लिए बिहार के गरीब गुरबों के बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ा करते हैं उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से बीपीएससी के जरिए 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती की। ये लगभग 30 वर्षों के बाद हो सका। पहली बार लालू जी ने 94 में ये काम किया था, 25,000 शिक्षक बनाए थे इम्तहान लेकर। तो ये 1,35,000 जो नए पद सृजित उन्होंने किए स्वास्थ्य महकमे में, उनको 2 कैबिनेट की मीटिंग में नीतीश जी अटकाते रहे कि न समय आने पर करेंगे, ठहरो, न समय आने पर करेंगे। लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि उनके मन में इस तरह का क्षोभ। बिंदुवार उन्होंने आज अपने भाषण में किस तरह से काम उन्होंने किया, किस तरह से जाति आधारित गणना कराई, किस तरह से आरक्षण को बढ़ाया, किस तरह से नई पर्यटन नीति लाई, किस तरह से नई आईटी पॉलिसी लेके आए, इन सब का उन्होंने तफसील में जिक्र किया। कैसे मानदेय को बढ़ाया उन्होंने, चाहे वो तालीमी मरकज हो, टोला सेवक हो, इन आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हो,
या फिर 4,40,000 शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी देने का दर्जा वो फैसला हो। लेकिन आज बिहार की सड़कों पर लाखों शिक्षक उतरे हुए हैं। जिनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात थी, उनको एक तरह से उनकी नौकरी ही खत्म होने का तलवार उन पर लटका हुआ है। हम लोगों ने काम किया और जनता के सामने है, हमें अलग से कुछ साबित नहीं करना था। हम लोगों की पूरी कोशिश थी कि किसी तरह के खरीद फरोख्त में जो एक तरह से माहिर भारतीय जनता पार्टी है, और नीतीश जी ने 2005 में भी लोक जनशक्ति पार्टी के 29 में से 21 विधायकों की खरीद फरोख्त एक तरह से गाय माल भैंस बकरी घोड़ा गधा की तरह किया। तो इस खेल को हम रोकना चाहते थे और उसमें लगभग सफल रहे। ठीक है कि 3 विधायक जो हमारे हैं उनको अपने पाले में उन्होंने कर लिया, और ये खुद दिखाता है कि वो किस तरह की नैतिकता का प्रदर्शन करते हैं। सचेतक सरकारी पक्ष के जो थे उसके कमरे में बिठा के रखा गया। कल रात पुलिसिया स्टेट कायम करने का आपने एक घिनौना दृश्य देखा होगा कि कैसे, अरे भाई, हर पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी अपने विधायकों के साथ कॉन्फिडेंस मोशन से पहले मीटिंग करती है, चाहती है कि किसी पर किसी तरह का दबाव ना रहे, और आप जो है पुलिस डिप्लॉय कर रहे थे। तो एक बात स्पष्ट है कि हम लोग इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो देश बचाने की मुहिम में थे, मौजूदा हुकूमत को हटाने के काम में पूरी तन्मयता से लगे, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट तक। तो उसको एक तरह से पंचर करने का इन्होंने, वो कहते हैं ना, एक लेख आपने पढ़ा होगा कि जो प्रतिरोध की क्रांति का सूत्रधार था वही सत्ता का मुखबिर निकला। तो ये नीतीश जी बताएंगे, लेकिन मोदी जी और नीतीश जी में जो एक समानता हमने कामकाज की शैली में देखी, वो ये कि दोनों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चलाने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। दोनों प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एक तरह से हिमायती हैं, और इसीलिए मेयर वगैरह के चुनाव में भी यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन करवा दिया बिहार में पहली बार। तो दोनों अपने मंत्री को सहयोगी के बजाय मुलाजिम की तरह ट्रीट करते हैं, और मंत्रियों से मशवरे और संवाद के बजाय विभागीय सचिव से गुफ्तगू करने में इन लोगों की ज्यादा दिलचस्पी रखती है। इस तरह से अगर कैबिनेट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर को का पथ प्रदर्शन करने लगे, चीफ सेक्रेटरी जो है चीफ मिनिस्टर पर हावी हो जाए, तो जमहूरियत का जनाजा निकलना तय है। सारे विधायक परेशान थे कि ब्यूरोक्रेसी में उनकी कुछ सुनी नहीं जा रही है। तो कोई भी नहीं चाहता था कि ये खेमा परिवर्तन, इवन जनता दल यूनाइटेड के भी बहुत सारे लोग। लेकिन नीतीश जी इस तरह का काम करते तो उसमें सदन में रहना क्या था। इन्होंने जो जोड़ तोड़ किया उसमें ऐसे भी इनके पास मेजोरिटी, हमें पता था कि ये कर ही लेंगे। जब हमारे ही 3 विधायक को उधर बिठा लिया तो कुछ बचा नहीं था जी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि तेजस्वी जी की जो यशस्विता भरी राजनीति है उसको दुनिया ने आज देखा। कोई करवाहट नहीं, कोई कटुता नहीं, पूरी मर्यादा और गरिमा का परिचय देते हुए अपने जो वरिष्ठ हैं, जिनको उन्होंने परिवार का सदस्य माना, पूरा लिहाज करते हुए, लेकिन उस दृढ़ता, विनम्रता में भी एक दृढ़ता थी। और हमारी समाजवादी राजनीति में किसी तरह के विकल्प को लेकर हम नहीं चलते, तो वो एक संकल्प भी दिख रहा था। इसी तरह का बिहार हम बनाना चाहते हैं, और देश में फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए वो दोबारा आए तो लालू जी ने एक तरह से मंजूरी दी कि ठीक है, हमारे पुराने घराने का साथी है, इनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है। और अरुणाचल में 7 में 6 विधायक बीजेपी ने तोड़ लिए, और एक और पूर्वोत्तर राज्य में, तो इनको बचाओ, रीजनल पार्टीज को बचाओ। जो खेल जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश और गोवा और उत्तराखंड में ये लोग कर रहे थे 2014 के बाद से, उस पर एक अंकुश लगे। इसीलिए हम लोग ये इस तरह से इनके साथ निभा रहे थे। लेकिन इनके मन में जो कुछ भी था वो आज आपको दिखाई पड़ा। बड़े आदर्श हैं बातों में, लेकिन वो काम सारे बाजारी करे है। नहीं लम्हा भी जिसकी दस्तरस में, वही सदियों की तैयारी करे है। अरे आप तो अतीत हैं, भविष्य और वर्तमान बिहार का तेजस्वी यादव राजनीति में शालीनता और एक तरह से कहने की आप विनम्रता का नाम है, सहजता का नाम है। तो इस तरह से ही राजनीति की जानी चाहिए, और हम लोग जनता के बीच जाएंगे। असल में तो वहीं से हम लोग ताकत लेते हैं, और जनता ये कह रही है कि इस तरह से जोड़ तोड़ करके और हर 15-16 महीने में खेमा परिवर्तन करने वाले लोग राजनीति को कलंकित कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये बात जरूर है कि इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी प्रक्रिया में, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसमें अगर कोई हीरो के तौर पर उभरा है, कोई एक बड़ा राजनीतिक चेहरा
जिसको न सिर्फ बिहार की सियासत तक लिमिटेड होकर देखना चाहिए बल्कि नेशनल परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो वो तेजस्वी यादव हैं। आज भी उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कहा कि वो आदरणीय थे, हैं और रहेंगे। और जब उन्होंने पलटी मारी थी उसके बाद भी जो उनका एक बड़ा एक वक्तव्य था जो मीडिया से उन्होंने बात की थी, उसमें भी उन्होंने बहुत संयम होकर तमाम बातें कही। लगातार हम ये देख रहे हैं कि एक युवा चेहरा जो है उनसे शायद उस तरह की अभी तक उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो पूरी की तरीके से इस पूरे मामले को उठाया, जिस तरह से हैंडल किया और जिस तरह का उनका पूरा वक्तव्य रहा, जो उनकी पूरी तकरीर रही, वो ये दिखाती हैं कि वो एक बहुत बड़े मैच्योर एक पॉलिटिशियन के तौर पर वो उभरे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज वो नहीं करेंगे और ये साफ तौर पर दिखाता भी है। मेरे साथ आनंद कुमार जी भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आनंद जी, आपका भी स्वागत है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बार जरूर सुनवाना चाहूंगी कि तेजस्वी यादव ने अब से कुछ देर पहले जब वो असेंबली में थे तो क्या कुछ उन्होंने कहा, वो एक बार मैं जरूर दर्शकों को सुनवाना चाहूंगी, फिर उसके बाद मैं दोनों मेहमानों के पास लौट रही हूँ। क्या कहूं, क्या कहिए? अरे भाई शांति शांति। हम लोग पिछला जब सत्र चल रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, जब पिछला सत्र चल रहा था तो मांझी जी अपनी बात को रख रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी जो है गुस्सा में आए। गुस्सा में तो आए, लेकिन उसके बाद मांझी जी का रिएक्शन बाहर हुआ था मुख्यमंत्री जी। अब बाहर जाके बोले थे कि आपको जो है कोई गलत सलत दवा खिला देता है, बोले थे, हम नहीं बोले, गलत सलत दवा खिला देता है और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको जो है इलाज कराना चाहिए था। बोले थे कि नहीं बोले थे मांझी जी? अब हमको पूरा मांझी जी पे भरोसा है कि अभी अच्छा दवाई कराएंगे। मांझी जी ख्याल जरूर करिएगा, वो आप बड़े हैं, आपका सब जवाब मेरे यहाँ है, कोई नहीं, जरूर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो आप दवाई अच्छे से खिलाइए पिलाइए और थोड़ा बगले में कमरा ले लेते, जाके ले लीजिए। अगर जाए सच में अगर चिंता है तो आप कमरा ले लीजिए, वरना आज अगर आप बोलिएगा तो अपना वचन वापस ले लीजिएगा जो मुख्यमंत्री जी के बाहर बोले। नहीं आप बोलिएगा ना, आपका बारी आएगा। तेजस्वी यादव को अभी आप यहाँ पर सुन रहे थे और आप सुन रहे थे किस तरह से जीतन राम मांझी को लेकर वो यहाँ पर कटाक्ष करते हुए वो नजर आ रहे थे। और आज जिस तरह से वो बोले हैं, पूरा भाषण जो उनका एक लंबा चौड़ा भाषण था, वो बहुत सधा हुआ उनका भाषण था, लेकिन वही अगर नीतीश कुमार को देखें तो उनके पास बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं था। और जब से उन्होंने पलटी मारी है और उनका नाम एक तरह से पलटू राम हो गया है, इसी नाम से लोग उन्हें बुलाने लगे हैं अब, तो लगातार तब से लेकर अब तक उनके पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं है कि आखिर वो उन्होंने एक बार फिर से पलटी मारी तो क्यों मारी, और वो इस महागठबंधन में शामिल क्यों हुए थे, फिर उसके बाद छोड़ के बीजेपी में क्यों गए, और आखिर लगातार उनका ये सिलसिला क्यों जारी है। शाहनवाज साहब, आज के इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि तेजस्वी इस पूरे प्रकरण में एक हीरो के तौर पर उभरे हैं? भले ही ये विश्वास मत वो हार गए हो, लेकिन जनता का विश्वास उन्होंने जरूर जीत लिया है। शाहनवाज साहब, लगता है शाहनवाज साहब तक मेरी आवाज जो है वो नहीं पहुंच रही है। आनंद जी, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है तेजस्वी जो है उन्होंने विश्वास मत जरूर वो हार गए हो, लेकिन जनता का विश्वास उन्होंने जरूर जीत लिया है और एक बड़े टॉल लीडर के तौर पर उभरे हैं वो इस पूरे प्रकरण के दौरान? जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेजस्वी यादव बहुत एक गंभीर नेता के तौर पर उभरे हैं। उनके पिताजी का उभार हुआ था, जिस सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग के बल पर वो आए थे, वे तब के बिहार की भाषा बोलते थे।
पूरे भारत में और बाहर में लोग उनको मजाक का पात्र बनाते थे, लेकिन लालू जी बिहार की भाषा बोलते थे। बिहार का एक आम जनमानस जो भाषा बोलता है, जिस भाषा को समझता है, उस भाषा में कम्युनिकेट करते थे। तेजस्वी यादव आज के युवा की भाषा बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिएगा कि नीतीश कुमार ने चाहे पलटी मार दी हो, उनकी बहुत आलोचना हुई, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से या उसके किसी भी विधायक नेता की तरफ से नीतीश कुमार के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं बोला गया। आज भी विधानसभा में उनके खिलाफ कोई गलत बात नहीं कही गई। नीतीश कुमार भले आपने देखा होगा कि आज उन्होंने बोलते हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग की कमाई नहीं हो रही थी। तो ये बताता है कि राजनीति का स्तर, जहां राजद कितना उसको आगे ले जा रहे हैं तेजस्वी यादव, और वहीं जो है जो परंपरागत राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें राजनीति अवसरों का खेल है, संभावनाओं का खेल है, नंबर का गेम है, हम लोग सब जानते समझते हैं। लेकिन आज जिस तरह से देखिए, मांझी जी 3-4 दिन से अपना जो था उनका पुराना स्टाइल अपना रहे थे। आज कहा गया कि फिर भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व में उनसे बात की रात में, तब मांझी जी माने हैं। राजद के 3 लोग इधर चले आए, उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी। आनंद मोहन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सत्ता जो बिहार की वर्तमान सत्ता थी उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में थी, तो अब हो सकता है कि उनको थोड़ी राहत मिल जाएगी। नीलम देवी के साथ वही अनंत सिंह की पत्नी है, तो इन लोगों को ये लगता है कि सत्ता के साथ रहेंगे तो कोई राहत हमें मिल जाएगी। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को भी शायद एनडीए से ही टिकट विकेट चाहिए। तो ये सब सियासत का जोड़ तोड़ है। इसमें कहीं कोई अब वो बचा नहीं है कि हमको कुछ एथिक्स फॉलो करना है, हमें कुछ राजनीतिक शुचिता का पालन करना है। जिसको जहां अच्छा अवसर दिखता है और सत्ता के साथ जिनको रहना है, उनके लिए उसूल कोई मायने नहीं रखते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव इस पूरे प्रकरण में हमने देखा, बिहार और झारखंड में 2 नेताओं को उभरते हुए। हेमंत सोरेन का उभार हमने देखा और वो बहुत अच्छे नेता के तौर पर उभर रहे थे, लेकिन उनको आखिरकार सलाखों के पीछे भेज दिया गया। किसने भेजा, क्यों भेजा, इस पर अलग अलग मत हो सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ भी देखिए उसी तरह की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में उनको भी अब बार बार ईडी का समन हो रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्रीय दलों को, जो एक समय कांग्रेस पर आरोप लगता था कि वो क्षेत्रीय दलों को खा जाती है, उगने नहीं देती है, वही काम अब भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। और ले दे के पूरा नैरेटिव इस बात पर है कि देश में सिर्फ 2 दल बच जाएं और उसमें भी एक ही दल जो है वो डिसाइड करे। और सत्ता पर जो हावी होने की प्रवृत्ति है, तानाशाही की जो प्रवृत्ति है, जो अभी बता रहे थे कि लोकतंत्र में यकीन खत्म होता जा रहा है, अधिनायकवाद बढ़ता जा रहा है कि मंत्रियों को हम मातहत की तरह ट्रीट करेंगे और अधिकारी और जो रिटायर हो चुके अधिकारी हैं उनके बदौलत हम काम कराएंगे। तो ये सब चीजें जो है वो लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल गलत है। लेकिन बिहार में अगले साल चुनाव है, इस साल झारखंड में चुनाव है और उसके पहले लोकसभा का चुनाव है। तो इन सब चीजों को जनता देख रही है और जनता बहुत कुछ समझती है। लेकिन समस्या यह है कि कभी कभी भावनाओं में जनता भी बह जाती है या उसको बहा दिया जाता है नैरेटिव करके। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेजस्वी यादव भारत की राजनीति का एक ऐसा उभरता हुआ सितारा है, एक ऐसा चमकदार भविष्य है जिस पर हम आंख मूंदकर भरोसा कर सकते हैं कि वो एक जो राजनीति का स्तर है वो और ऊपर ले जाएंगे, नीचे नहीं आने देंगे। जी बिल्कुल। और विचारों की भी जो क्लैरिटी उनके पास मौजूद है, बिल्कुल अपने पिता की तरह, जिन्होंने कभी किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और वो जो रथ जो कोई नहीं रोक पाया था, वो लालू प्रसाद यादव ही थे जिन्होंने रोका था। और जिस तरह से तमाम समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलने का काम जो लालू प्रसाद यादव ने किया, एक समाजवादी की तरह, एक सच्चे समाजवादी की तरह, वही तमाम खूबियां जो है तेजस्वी यादव में भी फिलहाल नजर आती हैं। और नीतीश कुमार को लेकर साफ तौर पर ये लगता है कि ये उनकी आखिरी पारी है और कब तक ये पारी वो खेल पाते हैं ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। अनिल सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और शायद वो अब से अभी फ्रेम में देखा था, शायद वो अभी फिर से शायद जुड़ जाएंगे। और जयंत मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जयंत, आपको डराने धमकाने का काम भी किया गया। हमने देखा न सिर्फ सम्राट चौधरी जो विधायक बीजेपी के, जेडीयू के नहीं शामिल हुए थे इस विश्वास प्रस्ताव में, उनको तो डरा धमका ही रहे थे, बल्कि नीतीश कुमार भी आखिर में एक तरह से डराने धमकाने का ही काम करते हुए नजर आए कि आप लोगों की फाइलें, यानी कि महागठबंधन, खासतौर पे आरजेडी की बात कर रहे थे, उनकी फाइलें खोली जाएंगी। सीधे तौर पर भ्रष्टाचारी आपको बताया, लालू प्रसाद यादव से लेकर पूरी परिवार का जो है जिक्र किया गया। और
ये भी कहा गया कि कहां से आ रहे हैं ये पैसे, इससे लेकर सबकी जांच कराई जाएगी। यानी कि साफ है कि जनता के बीच में अब जब ये एनडीए जाएगा तो सीधे तौर पर आपको भ्रष्टाचारी के तौर पर ही डिक्लेयर किया जाएगा। कैसे आप आगे इससे पार कर पाएंगे और उस धमकी को किस तरह से देखते हैं जो सम्राट चौधरी से लेकर नीतीश कुमार जो है वो महागठबंधन खासतौर पे आपको देते हुए नजर आए हैं वो? जी, दरअसल हम लोगों की पार्टी जो है लगातार इस तरह के तिक्रमों का सामना करती रही है। आप जानती हैं कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई सर्वोच्च न्यायालय में यह साबित करने में विफल रही कि लालू परिवार के खिलाफ इस तरह का कोई मामला बनता भी। लगातार हैरास किया गया है उनको, सिर्फ उनको ही नहीं, हमारी पार्टी में जो भी रिश्तेदार हैं लालू जी के, सातों समधी, सातों समधन, सातों दामाद और सभी बेटियों को, और हम लोगों की पार्टी में जो भी श्रमशील किस्म के विधायक हैं उन सबको, जो भी लालू जी के करीब है उन सबको, चाहे वो आरा में हो अरुण जी, चाहे पूरे परिवार को ये लोग लक्षित करके लगातार गलत सही इल्जाम मर के फंसाते रहे। लेकिन आप जान रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अलायंस अगर ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट के साथ हो गया था तो ये तो खुल्लम खुल्ला सदन में उन स्वायत्त जांच एजेंसियों पर सवाल खड़ा करवा रहे हैं। और यह उनकी मर्यादा के लिए ठीक नहीं है कि गांव में लोगों को भरोसा ही नहीं रहे कि कहीं से कोई इंसाफ होता है, बल्कि ये लोग फरमान सुनवाना चाहते हैं। पहली बार देश में ना सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर निकलकर बोल रहे थे कि देश की जमहूरियत खतरे में है। तो ये तो किस तरह से देश को चलाना चाहते हैं दुनिया देख रही है। लेकिन हम लोग बेदाग थे, बेदाग हैं, और देश में पहली बार अच्छे प्रधानमंत्री हुए, थोड़े कम अच्छे चलाने वाले, थोड़े बुरे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन पहली बार देश की संपत्ति को बेचने वाला एक ऐसा विक्रेता आ गया है इस देश में जिसने किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को नहीं छोड़ा है। आप देख रही हैं ना कि इनके गिरिराज सिंह के यहाँ से 2 करोड़ रुपए 19 के लोकसभा चुनाव में पकड़ाए, कोई उसका अता पता है क्या? जो लोग भी इनके साथ जाते हैं, अभी देखिए एनसीपी में शरद पवार जी आज के नेता हैं, उनकी पूरी पार्टी का क्या छीछा लेदर करवा दिया, उनके भतीजे को वो पूरी पार्टी सौंप दी गई है। चुनाव आयोग में भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किस तरह से होती थी पहले, और अब क्या है, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे सेंटर के, एक लीडर पोजीशन, मेजोरिटी ऐसे ही हो जाएगी आपकी। तो ये घिनौना खेल यहाँ चल रहा है। लेकिन वो कहते थे, हमारे यहाँ रघुवंश बाबू नेता थे, वो बार बार लालू जी पर जब कोई इस तरह की विपदा आती थी, जांच एजेंसी जब उनको लगातार परेशान करती थी, तो वो पढ़ते थे कि सुरमा नहीं विचलित होते, कांटों में राह बनाते हैं, क्षण एक नहीं धीरज खोते, मुंह से न कभी उफ कहते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। तो इससे पार पाएंगे। नैतिक जीत हम लोगों की है। जनता के बीच यह संदेश गया है कि जिस प्रखरता के साथ तेजस्वी जी घोषणा पत्र की प्रतिष्ठा की पुनर्बहाली की उन्होंने, कोई उसको सीरियसली लेता था मैनिफेस्टो को, कुछ भी है उसको संकल्प पत्र बोल दीजिए, कोई वचन पत्र बोल रहा है, इन्होंने उसका नाम प्रतिबद्धता पत्र रखा, एक एक वायदे को पूरा किया। तो हम लोग जनता के बीच अपने काम गिनाते हुए जाएंगे और हम लोग इन बातों से कभी भी परेशान हैरान नहीं होते हैं। वो कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, हर जमाने में शहादत के यही असबाब थे। हमारी सरकार को जब गवर्नर के यहाँ से लौट रहे थे, नीतीश जी ने कहा हमने उस सरकार को समाप्त कर दिया। अरे भाई, प्रसव गृह में नवजात शिशु को नमक चटा के काल कबलित नहीं कराया जाता, ये पाप उनके सर है, और जो कुछ भी उनकी कमाई थी उसको उन्होंने नाली में दिया। देश दुनिया देख रही है, इंसाफ जनता करेगी कि उनको किस तरह का शासन चाहिए। 17 साल जिसमें कुछ हुआ नहीं अधिकांश पीरियड में, या फिर 17 महीने जिसमें एक एक करके सारे जो भी वायदे, जो भी करार जनता के साथ हो, उसको हमने डिलीवर किया। अब उचरिंग की तरह कभी इस डाल, कभी उस डाल, कभी इस फुनगी, कभी उस फुनगी पर नीतीश जी बैठते रहते हैं। अब चिकित्सकों ने इनको लगता है कह दिया है कि 17-18 महीने से ज्यादा एक जगह रहिएगा तो बीमार पड़ जाइएगा, तो मेटामॉर्फोसिस इनका होता रहता है। अब तो ये हंसी के पात्र हो। 17 में हम लोगों को छोड़ के गए थे, हम लोगों को गुस्सा उठा, इन्होंने छुरा फूंक दिया। इस बार तो अपनी पार्टी बचाने के लिए पैदल चल के आए थे एक अणे मार्ग से मुख्यमंत्री आवास से राबड़ी आवास तक, और गलती मानी राबड़ी जी के सामने करबद्ध होके दस्त बस्ता कि नहीं हम लोगों हमको कुछ लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया, यही संजय झा
लेके चले गए उधर। अब हम लोग नहीं कहीं जाएंगे, सब लोग इकट्ठे रहेंगे। वो तो मर्जर वगैरह की बात कर रहे थे जनता परिवार के, सारे जगह से, हरियाणा से लेके कर्नाटक से लेके बिहार। तो मैंने सद्बुद्धि की हम लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, नहीं तो ये तो कुछ भी कर देते। और अब कोई लोकतांत्रिक पार्टी इनकी नहीं है। पिछली दफे तो कम से कम शरद यादव जी, अली अनवर साहब, केरल में वीरेंद्र कुमार जी, ये सारे लोग, अर्जुन राय जी, अभी रमई राम जी जो बम्बई साहब के समय थे जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, वो उदय नारायण चौधरी जी जो 10 साल स्पीकर रहे जदयू में थे, सारे लोगों ने बगावत किया। ये ठीक नहीं हो रहा है। आप मैनिफेस्टो में कुछ कहेंगे और चले जाएंगे मुख्तलिफ विचारधारा के साथ, ये नहीं होगा। इस बार तो एक आदमी ने नहीं, तो अगर ये पार्टी डेमोक्रेटिक होती तो कोई तो कहता कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज ये भी तेजस्वी जी ने कहा विजेंद्र बाबू से, पुराने नेता हैं, लालू जी के समय में मंत्री थे, अरे कम से कम नेता का नुकसान होता है, आप मना भी कीजिए, कोई स्टैंड भी लीजिए। राजनीति में इस तरह से लचीली रीढ़ के साथ नहीं किया जाता है। आप अडानी अंबानी, अब कौन नहीं जानता है कि ब्लैकमेलिंग के शिकार हुए नीतीश जी, कोई अपने मन से उभर गए नहीं, इसमें करवाया गया है। ये तो डेमोक्रेसी को मैनेज किया जा रहा है इस देश में, और ये बहुत खतरनाक लक्षण है कि सबको को समझना चाहिए कि कोई पार्टी अपने हिसाब से ना चले, पार्टी का लीडर उसको नहीं चलाए, किसी तीसरे तरफ से कोई दबाव उस पर रहे, तो ऐसे में कैसे कोई काम करेगा। सबको इस पर विचार करना चाहिए। जनता को सोचना चाहिए कि जो लोग जेल के डर से, ईडी के डर से अपने सहयोगियों और अपने निकटस्थ अफसरों को बचाने के लिए खेमा बदलते हैं, उनके हाथ में दोबारा सत्ता को नहीं सौंपा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और अभी फिलहाल की राजनीति जो है वो किस स्तर पर पहुंच गई है और किस तरह से राजनीति की जा रही है, कैसे दलों को तोड़ा जा रहा है, किस तरह से जिनसीज का डर बिठाकर अपने पाले में लाया जा रहा है या उनकी आवाजों को खामोश किया जा रहा है, वो सबके सामने है। 2024 से पहले ऐसा लग रहा है और ना जाने क्या क्या देखना बाकी है, और एक अकेला सब पे भारी को कितनी बैसाखियों, कितने साथ की और न जाने किन किन चीजों की जरूरत पड़ रही है। एक तरफ ये दिखाया जाता है, इंडिया गठबंधन की बात की जाती है कि देखिए वहां पर तो कोई दूल्हा नहीं है, वहां पर तो कितने दल हैं और उसका मजाक उड़ाया जाए, सारी बातें की जाती है। लेकिन खुद देखिए, जो पार्टी 10 साल से सत्ता में है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, जिसके साथ आरएसएस जैसा संघ है, जिनके पास धन बल सब कुछ मौजूद है, और किस तरह की फंडिंग उनके पास आती है, तमाम एजेंसी से उनके कंट्रोल में है, और किस तरह के फैसले कोर्ट से करवाए जाते हैं, वो सब कुछ सामने है। उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि उन्हें कैसे हर जगह किसी ना किसी दल की जो है वो उनको जो है वो जरूरत पड़ रही है। अनिल सिन्हा जी मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जुड़ गए हैं, बिहार की सियासत को बहुत बारीकी से देखते और समझते हैं। अनिल जी, इस पूरे प्रकरण को आप लगातार देख रहे हैं, खासतौर पे मैं कल रात से लेकर और अब तक की मैं बात करूंगी, कैसे आप इसको देखते हैं? इसमें किसको हासिल हुआ है, कौन हीरो कौन जीरो बनकर उभरा है इस पूरे प्रकरण में? क्या आपको लगता है हार कर भी जीते हैं तेजस्वी और नीतीश के हाथ अभी भी खाली है? ये पहले इंडिविजुअल्स को के बारे में डिस्कस करने के पहले हम देखें कि लोकतंत्र का क्या हुआ, लोकतंत्र कितना जीता और हारा है। तो जो लोकतंत्र की लगातार पराजय है उसमें मैं यहाँ देख रहा हूँ क्या है कि इसमें पॉजिटिव साइन है कि आरजेडी और कांग्रेस या लेफ्ट का जो महागठबंधन जिसके आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिस गठबंधन के जरिए, वो इंटैक्ट है। एक दो लोगों को छोड़ दीजिए, उन लोगों का वैसे भी क्रेडेंशियल जो था बहुत ही मतलब ये है संदेहास्पद है, इसीलिए उनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, नाम लेकर चर्चा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो जो लोग मतलब क्रॉस वोटिंग जिन्होंने की आरजेडी से, वो उनके क्रेडेंशियल कोई साफ क्रेडेंशियल नहीं थे, तो इसीलिए उसको छोड़ दें। तो अगर आइडियोलॉजिकली देखें तो ये एक जीत हुई है इसकी तेजस्वी की, कि जो उन्होंने गठबंधन बनाया था वो गठबंधन इंटैक्ट ही नहीं रहा, बल्कि वो अपने तरीके से उसने उनका जो ईडी का प्रेशर था, पैसे का प्रेशर था। आश्चर्य है कि नीतीश जी का मतलब लेवल जो है पॉलिटिक्स का इतना नीचे जा चुका है कि अब वो डिफेंड करने की भी स्थिति में नहीं है। उन्होंने फिर वही बात कही कि ये लोग काम नहीं कर रहे थे और भ्रष्टाचार करने लगे थे, जिस पिछली बार जो आरजेडी छोड़ने के साथ छोड़ने के वक्त में फिर वही दोहराया उन्होंने। एक तो इसमें नई बात कुछ नहीं थी, दूसरा दुनिया जानती है कि पैसे के आधार पर बीजेपी सब जगह पार्टियों को तोड़ रही है, ईडी के आधार पर तोड़ रही है।
अगर वो ये अभी कहते हैं क्या कि उन्होंने जो भाषण किया उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग जो है पैसा दे रहे थे और इधर उधर कर रहे थे लोगों को, लाखों रुपया इनके पास कहाँ से है, इसकी जांच कराएंगे। पता है कोई मोरल कुछ उसमें कंटेंट आपको दिखाई देता है क्या? तो मतलब वो चाहते थे कि किसी तरह अपने को डिफेंड करें, बट आई डोंट थिंक कि वो डिफेंड कर पाए। तो मैं इसको मानूंगा ये कि एक तरह से जो झारखंड में और यहाँ भी जो नतीजे आए, जिस तरह से इंटैक्ट रहा महागठबंधन, वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है 2024 के पहले लोकसभा चुनाव के लिए, जो विपक्ष के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि इसका मतलब कि लोकतंत्र को तहस नहस करने का जो सिलसिला चल निकला था महाराष्ट्र और बाकी जगहों में, आपने देखा था कि हर पार्टी को तोड़ लिया उन्होंने, वो नहीं चला। एक गरीब, दो गरीब स्टेट जो मुल्क के सबसे गरीब स्टेट हैं, पिछड़े आदिवासी दलितों की जहां राजनीति चल रही है, उन लोगों ने ये जो एलीट और कॉरपोरेट और जो अपर कास्ट, एक कहिए अपर क्लास की जो पॉलिटिक्स थी, उसको बहुत बड़ी चुनौती दी। दोनों ने डट कर चुनौती दी, इसलिए मैं इससे निराश नहीं हूँ। अगर क्रॉस वोटिंग होती पक्ष में, अगर सरकार गिर जाती, तो मैं मानता कि इन्होंने कुछ खेल किया है और इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। मेरा मानना ये था कि ये इंटैक्ट अपना अगर रखते हैं और उसका मुकाबला करते हैं तो बड़ी बात होगी, और ये मैं देख रहा हूं कि ये उन्होंने किया। ये 2024 के पहले बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। इसीलिए जिन लोगों को लग रहा था अगर सोशल इक्वेशन और पॉलिटिकल इक्वेशन के आधार पर देखें तो जेडीयू का जो ये है, मतलब पोजीशन है, वो बहुत वीक है, फ्रेजाइल है, बहुत ही कमजोर है, और उसका पॉलिटिकल रेलिवेंस रह नहीं गया है। वो जो बफर के रूप में काम भी कर रही थी, वो बफर स्पेस अब नहीं है बिहार की पॉलिटिक्स में। अब आमना सामना सीधे सीधे कम्युनल पॉलिटिक्स और जो कॉरपोरेट की पॉलिटिक्स करने वाली बीजेपी और आरजेडी और लेफ्ट का जो गठबंधन है कांग्रेस का, उसके सामने है। इसमें बीजेपी जो पहले क्या था कि बफर स्पेस इसीलिए था कि एक ओवरऑल जो पूरे देश भर की पॉलिटिक्स थी, वो पॉलिटिक्स एक लोकतंत्र, सेकुलरिज्म, ये सब का एक ओवर आर्चिंग जिसको कहते हैं कि अम्ब्रेला था, उसके नीचे की पॉलिटिक्स थी। उसमें एक रीजनल पॉलिटिक्स थी जो कि कास्ट का इक्वेशंस था, कुछ गवर्नेंस का भी मुद्दा था, जिसकी वजह से वो रेलिवेंट थे नीतीश कुमार। लेकिन मैं देख रहा हूं वो रेलिवेंस उन्होंने खो दिया। इसीलिए सबसे जो नुकसान हुआ है वो उनको ही होने वाला हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं। और आगे वो, जैसे कि अब आप देख लीजिए, 2 लाइन 3 लाइन और लूंगा मैं आपको, कि अब इतना साफ हो गया वो वोट, मतलब जो माइनॉरिटीज, जो वेल मीनिंग पीपल जिसको आप कहते हैं कि जिनको लगता है कि देश में सेकुलरिज्म रहना चाहिए, या जो कि कमिटेड लोग हैं, जो कि जिनको कि कोई लगता था कि आरजेडी मान लिया वो डिलीवर नहीं कर पा रही है, उस तरह का गवर्नेंस नहीं दे पा रही है, ऐसे लोगों को उनमें नीतीश कुमार में आस्था होती थी और वो उनको वोट करते थे। अब वो वोट नहीं मिलेगा उनको, एक भी माइनॉरिटी उनको वोट नहीं देने वाला है। तो अब जो मेरा मानना है कि जो पॉलिटिकल इक्वेशंस बने हैं, वो इक्वेशंस बीजेपी के लिए कितना होगा ये अभी आपको देखना है, क्योंकि उसने राम मंदिर का किया है, कॉम्युनलाइज कर रहा है, पैसे का है, बहुत सारा पॉलिटिक्स कर रहा है। तो उसको कितना शिकस्त दे पाता है ये गठबंधन, वो अभी समय के गर्भ में है। लेकिन ये पक्का हो गया कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का रोल नहीं है। सरकार उन्होंने बचा ली है, लेकिन मोरल कंटेंट उनका खत्म हो गया। ये एक बहुत बड़ा जो तेजस्वी की जीत है, इसीलिए उन्होंने एक्सपोज कर दिया है इस पूरे नीतीश कुमार के गेम, जो भी वो करते आ रहे थे। किसी तरह वो हर बार वो सफल हो जाते थे ये लोगों को विश्वास दिलाने में कि वो तो साफ छवि के व्यक्ति है, वो उनका क्या है, उन्होंने वंशवाद भी नहीं फैलाया है। तो ये सब के जो इन सब के मतलब चीजों के जरिए जिस तरह अपने को ढक लेते थे अपने अवसरवाद को, वो मौका उन्होंने वो खत्म, उसको एक्सपोज कर दिया तेजस्वी ने। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिक गेम चेंजर है। और दूसरा एक लास्ट आपको बोलूंगा कि देखिए जो इसके पहले की जो संध्या थी कल की, उसमें
मीडिया का रोल देखिए, मीडिया ये साबित करना अभी भी यही कह रहा है कि उनके तरफ से भी कोशिशें हुई। ये क्या है, कोशिशें हुई तो कहाँ नतीजा है? कोई दुनिया देख रही है कि कौन कोशिश कर रहा है, किसके पास पैसे हैं और कौन चला रहा है। लेकिन वो दोनों को एक प्लेन पर लाना चाहते हैं कि दोनों जो है लोकतंत्र का इसी तरह मजाक बनाते हैं। लेकिन उनकी ये हिम्मत नहीं है कहने की अगर ये आरजेडी की भी तरफ से होता है या जेडीयू की तरफ से भी होता है, जिस तरह से विधायकों का अगर इधर होना है, तो इसकी हम लोगों को कम से कम मीडिया पे के लोगों को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। तो ये मोरल कंटेंट भी जो मीडिया में है, गोदी मीडिया का, वो भी खत्म हो गया है। तो हम एक ऐसे वक्त में हैं जबकि इसकी चर्चा हम नहीं कर सकते कि नैतिकता क्या है, लोकतंत्र क्या है, विचारधारा क्या है। वैसे समय में एक साफ साफ लोकतांत्रिक और विचारधारा की लड़ाई क्रिएट करने में तेजस्वी अगर सफल होते हैं तो ये एक लोकतंत्र के लिए बड़ी पॉजिटिव साइन है। और हेमंत सोरेन और इन दोनों को मैं मानूंगा। ये सब जाने दीजिए कि ईडी जो है ने पकड़ लिया और वो भ्रष्टाचारी हैं, तो भ्रष्टाचारी हेमंत बिस्वा शर्मा और ये शुभेंदु अधिकारी और अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और 6 जो मंत्री हैं जो गए हैं एनसीपी के, उनसे बड़े भ्रष्टाचारी कौन है जिन पर डायरेक्ट एलिगेशन था? छगन भुजबल जो बकायदा जेल होकर के आ गए हैं। तो उनके मुकाबले क्या है? इसलिए ये भ्रष्टाचार का ये जो नाटक है, इस नौटंकी को अगर किनारे कर दीजिए तो ये सीधा सीधा एक, मैं अगर मार्क्सवादी टर्म में अगर इसको रखा जाए तो मैं कहूंगा कि एक क्लास और कास्ट का जो वार है वो जो है बिहार में पैन आउट हुआ है, इसके लिए बिहार जाना जाता है। इसीलिए मैं जरा भी निराश नहीं हूं इस ये से आउटकम से। जी बिल्कुल, निराश नहीं है और आपको इसमें एक उम्मीद की किरण जो है वो नजर आती है। बहुत अच्छे से आपने वो जो कुछ चीजें हैं जिन पर बात होना जरूरी है, जो आपने लास्ट में कहा कि पूरी तरीके से क्लास और कास्ट और जिस तरह से पिछड़ों की और अल्पसंख्यकों की जो पूरी एक सियासत है जो की जाती है, वो एक तरह से उसके चेहरे के तौर पर तो उभरे ही हैं, बल्कि एक उम्मीद के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। मैं आपके पास आ रही हूँ जयंत, लेकिन उससे पहले आनंद जी, क्या ये जो एक स्थापित करने की कोशिश जो की जा रही है कि लगातार 2005 से पहले की बात नीतीश करते आ रहे हैं, जंगल राज की वो बात करते हैं, अभी भी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग दरअसल काम नहीं कर रहे थे, भ्रष्टाचारी हैं, परिवार की बात उन्होंने कही। क्या ये तमाम बातें अब आपको लगता है जनता के जहन में घर करेंगी, या तेजस्वी का जो काम जो उन्होंने 17 महीने करके दिखाया, जिसकी बात वो बार बार कर रहे हैं, जिसको एक तरह से उसको पूरी तरीके से खत्म करते हुए जेडीयू और बीजेपी नजर आते हैं कि साथ में तो जेडीयू भी थे अगर काम किया था आपने, लेकिन नौकरियों की और तमाम बातें जो करते आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि उस पर भारी पड़ती हुई नजर आएंगी? क्या इस तरह से जो पूरी पॉलिटिक्स है उसको अपनी तरफ मोड़ लिया है तेजस्वी ने? जी बिल्कुल, क्योंकि नीतीश की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है और नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ा समाजवादी चेहरा मेरी नजर में कभी नहीं रहे। वो समाजवादियों के बीच थे, उनके साथ के लोग समाजवादी थे, लेकिन वो सारे समाजवादी, चाहे वो जॉर्ज साहब हों या नीतीश जी हों, बाद में जाकर भाजपा की गोद में ही बैठे और भाजपा में ही उनको सब कुछ मिला है। नीतीश कुमार पहली बार केंद्र में मंत्री भी भाजपा की सरकार में थे और बिहार के मुख्यमंत्री भी भाजपा के सहयोग से ही बने थे। तो भाजपा के लिए उनके मन में कुछ न कुछ रहता है। समाजवादी चेहरा उनका है, स्थापित हो गया है कि समाजवादी है, पर मुझे वो अंदर से समाजवादी दिखाई नहीं देते हैं। वो बिल्कुल अंदर से उन्हीं लोगों की तरह है। बिल्कुल उनका जो स्टाइल ऑफ वर्क है वो भी आप देखेंगे तो मोदी जी की तरह ही उनका भी है कि वो किसी की सुनते नहीं है, सिर्फ अपने ही सुनते हैं, अपने ही करते हैं और जहां उनको अपना लाभ दिखता है वहां चले जाते हैं। अभी भी जो उनकी जो हालत थी, मुझे लग रहा है जदयू के जो 45 विधायक थे, अगर वो कंटिन्यू करते और कुछ दिन और रुक जाते तो आधे विधायक इधर चले जाते, आधे बीजेपी में चले जाते। नीतीश कुमार अकेले रिटायरमेंट की प्लानिंग खोज रहे होते कि आखिर कहाँ जाएंगे वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम लेने के लिए। तो उन्होंने एक रिटायरमेंट प्लान चुन लिया है क्योंकि उनको लग रहा है कि केंद्र में मोदी की सत्ता अगले 5 साल रहने वाली है। तो उन्होंने देख लिया कि अब 73-74 साल उम्र हो गई है, 80 साल तक का उनका प्लान सेट हो जाएगा, उसके बाद पार्टी को कोई मतलब नहीं, जिसको जहां जाना होगा जाएगा। तो ये उनका तो क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। दूसरा जो बिहार और झारखंड की मैं बात करूंगा, झारखंड भी पहले बिहार ही था, तो इसके ऐतिहासिक संदर्भों को भी देखेंगे। बिहार लोकतंत्र की स्थापना का जगह रहा है। बिहार
सबसे पुराना डेमोक्रेटिक प्लेस है जहां सबसे पहले गणराज्यों की स्थापना हुई। झारखंड विद्रोहों की जमीन रही है, आदिवासी किसी के अधीन कभी नहीं रहे। जब जब उनको शोषित करने का, उनको पीड़ित करने का प्रयास किया गया, विद्रोह हुए यहाँ 17वीं शताब्दी से लेकर, और बिहार में भी जो जितने तरह का जो आप देखेंगे आंदोलन हुए, जितने तरह का क्लास स्ट्रगल हुआ, सब बिहार और झारखंड ये एक ही तरह की जमीन है। और ये जमीन बहुत ज्यादा अधिनायकवाद, बहुत ज्यादा राजशाही बर्दाश्त नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं ये संदेश तो गया ही है। और नीतीश कुमार ने जिस तरह की जो पलटी मारी है, ये तो सर्कस के समरसॉल्ट वाले जो कर्तव्यबाज है वो भी नहीं मारते हैं। तो एक्सपोज तो हो गए हैं। और जो जनता है, जो क्लास है, जो देखा जा रहा है, और जो कॉरपोरेट और जो इस तरह की बातें हो रही है कि कॉरपोरेट पॉलिटिक्स बनाम जो जनता की राजनीति है, जो मुद्दों की राजनीति है, उसमें पहली नजर में और साफ तौर पर तेजस्वी लीड कर गए हैं। वोटों का आंकड़ा क्या होगा, सीटों का आंकड़ा क्या होगा, ये फौरी तौर पर भले ही दिखाई न दे, लेकिन आने वाले पॉलिटिक्स में, लंबे समय की राजनीति में ये चीजें आगे बढ़ेंगी और कभी न कभी ये चीजें रंग लाएंगी। क्योंकि कोई भी तानाशाही बहुत ज्यादा दिन तक चलती नहीं है, कोई भी अधिनायकवाद या फिर एक नेता का जो सरपरस्ती में जो चलने वाली जो दल है, पार्टियां, वो ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। लोकतंत्र कहीं ना कहीं से अपना अंकुर फोड़ ही लेता है और उसका बीज जो है वो फिर बढ़कर पुष्पित पल्लवित होता ही। तो हमें उम्मीद है तेजस्वी हैं और भी इनके जैसे जो उभरते हुए युवा नेता हैं, ये आगे लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे। जी बिल्कुल। और ऐसी उम्मीद शायद जयंत चौधरी से भी थी एक युवा चेहरे के तौर पर। लेकिन देखिए कि विचार जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो विचारों की जो लड़ाई है, जो विचार लेकर आप आगे चलते हैं, जो उसूल आपके हैं, जो आदर्श आपके हैं, वो अब लगता है कि लोगों ने बालाए ताक रख दिए हैं। उनको अब शायद इन तमाम चीजों से कोई सरोकार नहीं रह गया है। चंद ही लोग बचे हैं, चंद पार्टियां बची हैं जो शायद अभी भी इन सब में यकीन करती हैं और उसकी लड़ाई वो लड़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। और उनमें से एक लालू प्रसाद यादव, आरजेडी जो है, वो एक पार्टी के तौर पर उभरते हैं। लेकिन आज जयंत, आपके ऊपर इल्जाम ये भी लगाया कि आप कहते हैं कि मुसलमानों का वोट जो है वो आपकी तरफ है, मुसलमान आपको वोट करते हैं। लेकिन आप ही के रहते बहुत हिंदू मुसलमान हुआ और फसाद की बात भी उन्होंने जिक्र की। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट है आपका, उस पर भी कहीं ना कहीं चोट करने की कोशिश जो है आज नीतीश कुमार की तरफ से हुई है। नीतीश जी बहुत श्रूड पॉलिटिशियन हैं। दुनिया जानती है कि भागलपुर के उतने विषैले और खूंखार दंगे के बाद जिस तरह का स्टेट लालू जी को मिला था, उसमें 15 वर्षों में कोई बड़ा दंगा उन्होंने नहीं होने दिया। और सीतामढ़ी का दंगा उदाहरण है कि कैसे उन्होंने खुद कैंप किया और वहां पर पूरी आबादी को, दोनों तरफ के लोगों से संवाद करके सिर्फ दंगा नहीं रोका, बल्कि दोनों के दिलों के बीच की दूरी को भी खत्म किया उन्होंने। तो एक जो समाज हित में काम करने वाली राजनीति होती है और उसको चलाने वाला नेता होता है, उसमें तो आदर्श मालूम पड़ते हैं लालू जी। और इसमें किसी नीतीश कुमार जैसे डगरा के बैगन की सर्टिफिकेट की हम लोगों को जरूरत नहीं है। मोदी जी भी कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 2004-14 के बाद ही इस देश में सूर्योदय हुआ। उसी तरह से नीतीश जी भी कहते हैं 2005 के पहले कुछ था जी। तो जो भी कृतज्ञ लोग होते हैं, जिसको उर्दू में आप नमक हराम कहती हैं, वही उसी तरह का जो परिवार में भाई होता है, पुत्र होता है, वो अपने पिता या बड़े भाई को कोसता रहता है। इन्होंने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि बुनियाद उन्हीं लोगों की डली हुई है। 15 वर्षों का लालू राबड़ी का सामाजिक न्याय का शासनकाल नहीं होता तो नीतीश कुमार की उस जन्म में भी कभी नंबर उनका आ पाता क्या? वो चीफ मिनिस्टर हो पाते? वो मैस लीडर है क्या? वो कभी भी हार की जहां कहीं भी आशंका होती है वो उसमें वो ज्यादा देर तक टिकते नहीं। 1995 में सीपीआई एमएल के साथ उन्होंने गठबंधन किया, कई जगह फ्रेंडली फाइट भी थी, झारखंड साथ में था, 7 सीट पर सिमट गई। 1 साल भी नहीं हुआ कि सीधे नागपुर में जाके वो छलांग लगा गए। फिर 2014 में एक बार लड़के देख लिया, 2 सीट पर लोकसभा में आ गए, वहां बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर आ गए 15 हम लोगों के साथ। तो हम लोगों ने तो उस समय भी इनकी सरकार बचाई थी, बाहर से समर्थन देके, जब मांझी जी की कुर्बत जो है मोदी जी के साथ होने लगी। तो हम लोगों की तरह, हमारे नेता लालू जी की तरह अगर लगातार 5 चुनाव ये हारते, 2005 के फरवरी का विधानसभा चुनाव, अक्टूबर का विधानसभा चुनाव, 9 का लोकसभा चुनाव, 10 का विधानसभा चुनाव,
14 का लोकसभा चुनाव, ये तो कंसेक्यूटिव 5 करारी शिकस्त हम लोगों को मिली, लेकिन हम अपने उसूल पर कायम रहे। ये तो खुदकुशी कर लेते, एक चुनाव में हार इनको बर्दाश्त नहीं होता। और ऐसा कहीं नेता आपने देखा है कि जीत की जब तक गारंटी ना हो जाए तब तक हम लड़ेंगे ही नहीं? कहां तो आप जो है वन ऑफ द क्लेमेंट्स में थे या एक प्रबल दावेदार में थे प्रधानमंत्री के, कहां मुख्यमंत्री बना के छोड़ दिया आपको भाजपा ने। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि आप तो कहीं के नहीं रहे। कौन सा चेहरा लेके आप जाइएगा लोगों के बीच? हम लोग तो ये जाएंगे ना, तेजस्वी जी ने कहा कि हम लोग तो कहेंगे हमने नौकरी दिया, 4.5 लाख नौकरी दिया, 1 साल के अंदर दिया। दुनिया में किसी देश के किसी सूबे में आप उठा के बता दीजिए हमको। लेकिन ये क्या बोलेंगे? और लगातार झूठ बोलना इनकी फितरत में शुमार है। हर हमेशा बोलेंगे 15 साल में क्या हुआ। अरे 15 साल में 7 विश्वविद्यालय खुले इसी बिहार में, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, जो एक्ट के जरिए बनाया नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो पहले ऐसे ही चल रहा था, मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना। 7 विश्वविद्यालय तो बिहार के सभी मुख्यमंत्रियों ने मिलकर भी नहीं खोले थे जितने बस राबड़ी जी और लालू जी ने मिलकर खोला। सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल इन लोगों ने खोले। आज ये कौशल विकास की बात कहते हैं, उस जमाने में चरवाहा विद्यालय खोला, गैया बकरी चढ़ती जाए मुनिया बेटी पढ़ती जाए। साथ साथ काम भी करेंगे, जिसके अंदर जो स्किल है वो भी हो और लिटरेसी रेट भी बढ़े। भारत का साक्षरता दर उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था इतनी इन 2 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में बढ़ा। तो ये अगर विकास नहीं है तो और किसको कहते हैं विकास? लालू जी को कैसा सूबा मिला था? कभी हम लोग सरप्लस में थे ही नहीं, हमेशा घाटे का बजट पेश होता था बिहार में। उसको पटरी पर लाने का काम लालू जी ने किया। 17 नए जिले उन्होंने, 16 बिहार में और 7 झारखंड के इलाके में बनाए। हमेशा काम किया उन्होंने। लेकिन जो आप ये भूल जाते हैं, ये फ्लोर पर तो जीत गए, लेकिन जनता नेता बनाती है। कोई नेता आज तक दुनिया में नहीं हुआ जो जनता को बनाए। तो जनता की नजर में इनका कोई इकबाल नहीं है। और ये जो बेशर्म, बेहया, बेगैरत लोग हैं, उनके समापन का भी, खात्मे का भी दिन बहुत नजदीक आ रहा है। लोग अब इनको झेलने की स्थिति नहीं है। तेजस्वी जी ने तो कहा कि भाई आप तो हमको बताए भी नहीं, बाहर से हम आपको समर्थन कर देते। अगर हमारे मंत्रियों के कामकाज करने से आपको इतनी असुरक्षा की भावना आपके अंदर पनप गई, क्रेडिट की बात करते हैं तो गांधी मैदान में तो हाथ उठवा के उन शिक्षकों से तेजस्वी जी ने नीतीश जी को धन्यवाद कहलवाया कि हमारे अभिभावक हैं, हमारे नेतृत्वकर्ता हैं। इतनी इज्जत उनके पुत्र ही शायद देते हों जितनी तेजस्वी जी ने दी। अब ये नहीं पच रहा है तो इनको हम लोग तो कुछ उसमें कह नहीं सकते। आज इनके सबसे करीबी मंत्री होने का जो दावा करते हैं या हैं विजय चौधरी जी, उन्होंने जब तेजस्वी जी ने पूछा कि क्या मजबूरी थी, आप लोग क्यों उधर गए, तो उन्होंने शेर पढ़ा डॉक्टर बशीर बद्र का, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन उसी गजल के दूसरे तीसरे शेर वो नहीं पढ़ पाए, पढ़ भी नहीं सकते कि रात का इंतजार भला कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। और जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। तो किनके दबाव में ये सच नहीं बोल पा रहे हैं और कौन कौन कुकर्म करके बैठे हुए हैं, ये तो वही लोग बताएंगे। लेकिन हम लोग हमेशा से चाहते हैं कि बिहार प्रगति के पथ पर बढ़े और अगले 30-40 साल तक की राजनीति को तेजस्वी जी निर्णायक ढंग से बढ़ाएं ताकि छोट का राज कायम हो। पहली बार लालू जी के समय में लोग वोट डालने लगे। रैदास कहते थे ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। तो ऐसा राज हम चाहते हैं बिहार में, इसी तरह से राज चलाना चाहते हैं जिसमें छोटे बड़े का फर्क मिट जाए और सब लोग सुखी रहें। ये इन्होंने हेड को काउंट कर दिया इकबाल की तरह। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। लेकिन आयरानी देखिए डेमोक्रेसी का, आनंद नारायण मुल्ला ने कहा ये अवामी दौर है मुल्ला, वही दाना है आज जिसके हक में कुछ सिवा अंधों की राय हो गई। लोग आंख मूंद के सत्ता में जब तक हैं, नीतीश जी चापलूस उनको घेरे हुए हैं, लेकिन सत्ता से हटने के बाद उनको मालूम पड़ेगा, जब मूल्यांकन वो करेंगे कि किसी नेता को इस आधार पर नहीं इतिहास तोलता है कि वह कितने दिन तक मुख्यमंत्री रहा, प्रधानमंत्री रहा, बल्कि इस आधार पर मूल्यांकन होता है कि उसने फैसले क्या लिए।
और इस पर जब मूल्यांकन होगा तो वीर वाले नेताओं की फहरिस्त में लालू प्रसाद जी आपको शीर्ष पर दिखाई पड़ेंगे, जिन्होंने किसी अडानी अंबानी के आगे झुकना नहीं स्वीकार किया, फिरका परस्त ताकतों के सामने चट्टान की तरह अड़े रहे और जो हाथ भी अकलियत पर कभी उठने का दुस्साहस किया, हिमाकत किया, उन हाथों को थामने का काम किया। किसी के बूते की बात थी कि अगलगवा आडवाणी को गिरफ्तार करता कोई। आज देखिए ना, मंडल कमंडल को एक साथ मिला दिया। किसानों को लगातार परेशान करने वाली जो हुकूमत है, चौधरी चरण सिंह जी की आड़ में अपना सर छुपाना चाहती है, लेकिन कर्पूरी जी को भी आप भारत रत्न देंगे और आडवाणी जी को भी देंगे। मंडल कमंडल को एक साथ जोड़ के पूरे पटना की सड़कों पर आप होर्डिंग लगवाएंगे और धन्यवाद के लिए आप जो है बैठक करेंगे। तो देश को कहां ले जाना चाहते हैं ये लोग, ये किसी से कहने की जरूरत नहीं, लेकिन हम सब के सामने बड़ी चुनौती है। हम छोटे सवाल में नहीं उलझने वाले हैं। हम गांव गांव जाएंगे और जा रहे हैं। लगभग हर जिले में हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन जनवरी में ही हो गया। सबके साथ संवाद कर रहे हैं और आज भी उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम सीधे जाएंगे, बैठेंगे, चौपाल करेंगे और लोकसभा चुनाव जो महत्वपूर्ण है उसमें हर संभव कोशिश करेंगे कि जनता को हम आश्वस्त करें और कि गैर जरूरी मुद्दे, फिजूल के मुद्दों से हटा के काम की बातों के आधार पर लोग वोट कर सकें। हम समाजवादी जनता भी बनाना चाहते हैं, ये भी हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल, और आपके सामने अभी विश्वास मत आप जरूर हार गए हैं, लेकिन अभी आपके सामने लड़ाई जो है वो लंबी है। आपको जनता का विश्वास जो है वो एक बार फिर से जीतना है। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, असाधारण चुनाव है, असाधारण परिस्थितियों में लड़ा जाने वाला चुनाव है। तो ऐसे में जो काम करना है और जिस तरह के फैसले करने हैं और जिस तरह से जनता के बीच में जाना है, वो भी असाधारण तरीके से ही उन स्टेप्स को, उन चीजों को करना पड़ेगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे अनिल सिन्हा जी, क्या आपको लग रहा है 40 सीटों वाले इस बिहार में लोकसभा के इलेक्शन में महागठबंधन को आप क्या बड़ा फायदा होता देख रहे हैं? क्या लोगों के बीच में ये मैसेज घर कर गया है कि नीतीश कुमार को सिर्फ सत्ता चाहिए और वो भी पलटू राम, और जिस तरह की उन्होंने तमाम बातें कही हैं, एक तरह का विश्वास तो उन्होंने खोया है जनता के बीच में, लेकिन क्या महागठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो विश्वास हासिल कर पाएगी? क्या आपको लग रहा है कि सीटों का फायदा होगा, चाहे भले ही यहां पर उन्होंने विश्वास मत खो दिया हो? बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती की कि जो स्पेस था उनका, नीतीश कुमार का जो उसको उसने मतलब खत्म कर दिया। वो बफर स्पेस जो जरूरी था उसका उस फायदा बीजेपी को भी मिलता था, लेकिन उन्होंने उनको समाप्त करने की कोशिश पिछले इलेक्शन से ही करना, विधानसभा चुनाव से ही करना शुरू कर दिया था। और उन्होंने एलजेपी चिराग पासवान के जरिए उनके कैंडिडेट्स को हराया, उनको नीचे की पोजीशन में लाया। ये जरूर है कि जेडीयू का बड़ा मतलब जो वोट बैंक और जो उसका स्पेस था उसने बीजेपी ने ये किया, मतलब ग्रैब कर लिया, उसको छीन लिया, लेकिन पूरी तरह उसको छीन नहीं पाई। और उसमें एक चीज और पेच है कि वो कई बार होता है ना कि कोई चीज आपको किसी दूसरी चीज की उपस्थिति की वजह से होती है। तो जो बीजेपी की उपस्थिति है उसके लिए जेडीयू का रहना पॉलिटिकली बहुत जरूरी था, वो स्पेस बने रहना। लेकिन उन्होंने असल में गलती क्या होती है कि तानाशाही प्रवृत्ति जो है वो किसी को माफ छोड़ती नहीं है। अब मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर दोहराऊंगा, सबको मालूम होगा हिटलर का लॉन्ग नाइट क्या है, लॉन्ग नाइट ऑफ नाइफ्स जो है, तो उसमें जो अपने ही दल के लोगों को किस तरह से खत्म कर दिया था, जो भी उसके विरुद्ध जिनसे उनको, जो कि हार्डकोर नाजी थे, लेकिन उनको उन्होंने समाप्त कर दिया। तो वैसा ही इनके साथ हो रहा है। मोदी जी सिर्फ गठबंधन के दलों, एनडीए के दलों को खत्म नहीं कर रहे हैं, बीजेपी को भी समाप्त कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि अभी जो हार्डकोर बीजेपी एलिमेंट है उसकी बहुत संख्या कम रह गई है। असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, बंगाल का विपक्ष का नेता शुभेंदु अधिकारी है, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। तो उन्होंने जो बीजेपी का स्पेस है, जो स्पेस उनको चुनौती दे सकता था, जो लोग दे सकते थे, उनको निपटाया। तो ये गलती उन्होंने कर दी है यहाँ भी। तो जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें नीतीश का रोल बहुत मिनिमल हो गया है, और सीटों का बंटवारा करना
सीटें उनके पास सबसे ज्यादा है, मतलब इसको इंक्रीज नहीं कर सकता एनडीए। अब वो कोशिश ये करेगी बीजेपी कि जेडीयू के पास जो सीटें हैं वो सीटें उनके खाते में जाए, और उनको ये पता होना चाहिए कि जेडीयू की सीटें वो सीधे अगर उनके खाते में नहीं जा सकती, वो बफर जो वो थे उनको अलग अलग जो वोट मिलते थे इसकी वजह से जीते थे, बीजेपी की वजह से नहीं जीते थे। तो वो सीटें लू अगर वो खुद लेगी तो हारेगी वो सीटें। तो मेरा अनुमान है क्या कि उनको कम से कम ये जो नया गठबंधन उन्होंने बनाया या नहीं भी बनाते तो नहीं बनाने से बेहतर हुआ बनाना, क्योंकि 2-4 सीटों का फायदा उस स्थिति में जो पहले की स्थिति थी बीजेपी के अकेले लड़ने से उससे बेहतर होगी। लेकिन ओवरऑल जो काउंटिंग है वो मुझको नहीं लगता कि 50-50 सीटें, मुझको लगता है कि 20 सीटें तो निश्चित तौर पर गठबंधन ले जाएगी कम से कम। मतलब बहुत ताकत लगने के बाद बीजेपी मतलब गठबंधन 20 सीटें तो ले जाएगी। तो उनको समझ लीजिए कि कम से कम 19-20 सीटें कम होने वाली है बिहार में, इतना तो पक्का है। अब पूरा स्वीप नहीं हो भले ही गठबंधन का, तो ये उन्होंने पैदा कर ली है। और ये लोकसभा इलेक्शन के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि हमने देखा बहुत पॉलिटिकली, मैं मानता हूं कि काफी मैच्योरिटी से काम कर रहे हैं ये क्या कहते हैं तेजस्वी। उन्होंने जो कल पोस्टर लगाए थे वो वही सब लगाया था, नौकरी जो मुद्दे थे, जो जनता के मुद्दे, उसके आधार पर उन्होंने लगाए। आज भी जो उनका भाषण हुआ है उसमें उन्होंने नीतीश पर व्यक्तिगत आरोप लगाने की कोशिश, मतलब उनको उस तरह से आरोप नहीं लगाया, बीजेपी को डॉक में खड़ा किया और उन पर उनकी बेचारगी को ही एक्सपोज किया है। तो मैं देख रहा हूं क्या कि सही लाइन पर चल रहे हैं। और जो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें एक बड़ी भूमिका निभाई गए, और साथ में उनके लेफ्ट और ये सबको। एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात क्या रही कि जो गठबंधन है वो आइडियोलॉजी को स्पेस दे रहा है लेफ्ट को, ये जो कि आप दूसरे जगह देखेंगे, जैसे अखिलेश यादव को देखेंगे यूपी में या बाकी जगह, वो इस मामले में फीके पड़ते हैं। या मान लिया कि ममता बनर्जी है तो वो आइडियोलॉजी को स्पेस देना नहीं चाहती है, वो चाहती है क्या कि बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन बने जो उनके मतलब समझे कि उनके पॉकेट में रहे। तो ये नहीं, कम से कम तेजस्वी जो है वो स्पेस दे रहे हैं पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, डिफरेंट आइडियोलॉजी को स्पेस दे रहे हैं और सब मिल करके एक नैरेटिव बना रहे हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। देखिए, मैं मानता हूं क्या कि 2024 के बाद मैं खड़गे के उस बयान से सहमत हूं कि इसके बाद चुनाव नहीं होंगे। चुनाव अगर होंगे भी तो पुतिन टाइप का होगा। तो इसीलिए ये बहुत क्रूशियल इलेक्शन है और इसमें आप आइडियोलॉजी के आधार पर ही उसको हरा सकते हैं। आप अगर मान लिया चाहेंगे कि उन्हीं के तरीके से आप जीतना, तो आप नहीं जीत सकते। तो इस रिलीजन के आधार पर और इनके आधार पर, तो मैं देख रहा हूं कि तेजस्वी जो ये आइडियोलॉजिकल स्पेस है पॉलिटिकल फोर्सेस का, उसको वो बराबर महत्व दे रहे हैं और उसको आर्टिकुलेट करने में भी सक्षम है, उसको जो गठबंधन की जो नैरेटिव है। तो 2024 का इलेक्शन जो है वो बहुत कठिन जाएगा, कम से कम बिहार में। मतलब इंडिया गठबंधन आप देख लीजिए। एक चीज और मैं लास्ट में खत्म करूंगा कि देखिए, जहां जहां गठबंधन था उनका प्री इंडिया अलायंस, मतलब महाराष्ट्र में, ये बिहार में, यही गठबंधन रह पाया। अभी भी इंडिया गठबंधन जो अपने अस्तित्व में है वो समझिए बिहार मॉडल के ही अस्तित्व में रहना है कि लेफ्ट, कांग्रेस और आरजेडी इस तरह की पार्टियां ही रहेंगी। ये जो बीच वाली पार्टियां जो चली थी कि बीजेपी को हराना है, या जो कि जिसके सूत्रधार बनना चाहते थे ये नीतीश कुमार, वो आपको समझ में आ गया। या मुझको लग रहा है कि जो आगे बनेगा उसमें ममता बनर्जी भी इसी रास्ते पर जाएंगी, अरविंद केजरीवाल भी इसी रास्ते पर जाएगा। अंत में बिहार मॉडल ही जो है गठबंधन का रहेगा, जो कि आइडियोलॉजिकल मॉडल है। और इसके नेता तेजस्वी तो सही तरीके से उभरे हैं और लीड कर रहे हैं। तो मुझको मैं देख रहा हूं कि 2024 के लिए एक पॉजिटिव दिशा में ही हुआ है कि ये जो एक्सपोज हुए हैं नीतीश जी, ये देखिए कि जो आज का जो हुआ है उनसे और जो भी 10-20-50 लोग जो उनके मतलब प्रति सिंपैथी रखते होंगे, जो उनको लगता होगा, क्योंकि एक लॉन्ग
उनका इनिंग रहा है बिहार में, कई तरह के लोगों को जोड़ के रखा है उन्होंने, तो एक तरह की सिंपैथी उनके पास साथ में रही है, परिवार नहीं है उनका, अपने पर उनके कोई आरोप नहीं है, तो ये पॉजिटिव पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो इससे उनके एक जो कलर मिलता था जो उनके पॉलिटिक्स को, वो कलर कम कर दिया इस आज की मतलब जो हुआ है, तो जो लोग सहानुभूति रखते भी थे वो अब छिटक जाएंगे। बिल्कुल, और ये देखना होगा कि आगे 2024 की जो लड़ाई है वो किस तरह से लड़ी जाती है, किस तरह से, जो जैसे तेजस्वी ने कहा कि जनता के बीच में आप कैसे जाइएगा और किस मुंह से वहां पर जाएंगे और क्या कहकर उनके साथ में आप जो है अपनी बातों को रखेंगे। और आज जो उनकी पूरी 40 मिनट से ज्यादा की जो उसकी स्पीच थी वो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि बीजेपी उन सबको उसने अनकंफर्टेबल जरूर किया होगा। बहुत शुक्रिया जयंत आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया और बहुत खूबसूरत अल्फाज के साथ हमेशा की तरह आपने अपनी बातों को रखा एक मुख्तलिफ अंदाज में। बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका और अनिल जी आपका भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी, लगातार आप सुबह से हमारे साथ बने रहे और पल पल की अपडेट हमने आपको दी इस बिहार में जो पूरा सियासी घटनाक्रम था उसको लेकर। तो जाहिर सी बात है अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि विश्वास मत जरूर एनडीए ने जीत लिया है, लेकिन जनता का विश्वास जो है वो महागठबंधन ने, आरजेडी ने जीता है, ये सीधे तौर पर। और तेजस्वी इस पूरे घटनाक्रम में एक हीरो के तौर पर, एक राजनीतिक हीरो के तौर पर उभरे हैं, एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपके साथ जुड़ेंगे रोज की तरह 7 बजे राजीव जी न्यूज पॉइंट लेकर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।